हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स बात करेंगे सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर में। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है डिसेंट्रलाइजिंग द इंटरनेट। आगे है हाउ वेरू इज ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर विद ब्लॉकचेन। तो जो वेरू है वो कैसे आपको जो है लोगों को ब्लॉकचेन के साथ में जोड़ रहा है, इस तरह से चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अब जो डिटेल्स है उसको देखते हैं कि 2011 में जो यूएन थी उसने एक रिपोर्ट को रिलीज़ की थी और उसमें डिक्लेयर किया था कि जो इंटरनेट है वो क्या है, तो ह्यूमन राइट है। यूएन ने ये किया था, यूनाइटेड नेशन ने, कि मानव अधिकार है इंटरनेट। बट ओवर अ डिकेड, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि लगभग दशक की अगर बात करें तो 10 साल लगभग बीत चुके हैं। उसके बाद भी जो आपको मिलियंस में ऐसे लोग हैं जो कि डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी भी उनके पास जो नेसेसरी मीन्स होनी चाहिए, मतलब जो इक्विपमेंट होनी चाहिए जिससे कि वो एक सिंपल वाईफाई कनेक्शन यूज कर सकें। और वो भी कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, तो जैसे कि वो आपको लैटिन अमेरिका से भी वो बिलोंग करते हैं, बड़े बड़े डेवलपिंग कंट्री से लोग बिलोंग करते हैं। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। जबकि 2011 में यूनाइटेड नेशन ने रिलीज़ की थी रिपोर्ट और उसमें साफ तौर पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि इंटरनेट भी एक मानव अधिकार है। अब आगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये क्यों है, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है या क्या दिक्कत है। तो ड्यू टू इंडस्ट्री कंट्रोल बाय अ फ्यू लार्ज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये जो इंडस्ट्री है इंटरनेट का, यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिर्फ ये कुछ जो लार्ज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उसके द्वारा ये इंडस्ट्री जो है वो कंट्रोल किया जाता है, जिस कारण से ये चीज़ें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है ये क्या कर रहे हैं, तो ये प्रेफरेंस दे रहे हैं अपसेल टू देयर इस्टेब्लिश्ड कस्टमर बेस। अब अपने जो पहले से ही स्थापित जो इनकी कस्टमर बेस बन चुकी है उन्हीं को ये ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। और यहाँ पर जो एक्सपेंड किया जा सकता था काफ़ी रीजन्स में, जहाँ पर कि मिलियंस जो लोग हैं उनके पास अभी भी कनेक्टिविटी की काफ़ी सख्त ज़रूरत है, लेकिन उनके पास नहीं है, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। अब क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ें डीपली जाने पे वो सब चीज़ें क्लियर होगी। तो जितना दिया गया है उसके बारे में लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से ये आपको वेरू देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो गैप है जो मार्केट के बीच में, जो अटेंशन है लोगों का वेब 3 कम्युनिकेशन को लेकर, उसके बारे में, और एक तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अब यहाँ पर फिर से जागरूकता अभियान या फिर एक तरह से लोगों को धीरे धीरे जोड़ना शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स अब इस रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि नियरली लगभग 13,000 चाइनीज़ सोशल मीडिया अकाउंट्स थे जो क्या कर रहे थे, तो वर्चुअल करेंसी को प्रमोट कर रहे थे। एक चीज़ आप गौर करना, यहाँ पर चाइनीज़ लिखा है, तो आपको पता है चाइना में बहुत सारी चीज़ बैन है, तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि 13,000 उस तरह के चाइनीज़ सोशल मीडिया अकाउंट्स थे जो कि वर्चुअल करेंसी मतलब वही क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट कर रहे थे। तो वहाँ पर आगे लिखा है क्लोज्ड, मतलब उनको बंद कर दिया गया। तो अब यहाँ पर देखो फिर से वही चीज़ें कि कथित तौर पर ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं, इस तरह के अकाउंट जो थे उनको क्लोज किया गया है। अब आगे देखा जाए तो बोला जा रहा है जो साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है आपको चाइना का, उसने रिसेंटली ये रिवील किया है कि उन्होंने इस तरीके स्टेप उठाई और इतने सारे अकाउंट को बंद किया गया है। साथ ही साथ लगभग 51,000 सोशल मीडिया पे पोस्ट्स थे जिसके जो कि कंटेंट जो प्रोवाइड किए थे या जो डाले थे वो किससे रिलेटेड थे, तो मार्केटिंग से रिलेटेड थे, प्रमोशन से रिलेटेड थे। और ये मार्केटिंग और प्रमोशन किस चीज़ के थी, तो इन्वेस्टमेंट को लेकर जो कि वर्चुअल करेंसी से रिलेटेड थी। इसको क्या किया गया, तो रिमूव कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। थोड़ा सा और नीचे आए तो यहाँ पर देखो 105 वेबसाइट को बंद किया गया है। तो 105 वेबसाइट बंद किया गया, 51,000 सोशल मीडिया के पोस्ट जो कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड थे उसको रिमूव किया गया, और लगभग 13,000 जो अकाउंट थे उसको क्लोज कर दिया गया कम्प्लीटली। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे यहाँ पे बिटकॉइन इथेरियम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ पर इथेरियम जो है फिर से क्या हुआ है, तो $1,700 का जो रेंज है उससे ऊपर में फिर से अपने आप को आया, जिस तरह से बोला जा रहा है कि जबकि यूएस की इन्फ्लेशन जो है वो फॉल हुई है आपको 8.5% तक। तो अब फटाफट से नीचे आएंगे, सीधे पहुँचेंगे ग्राफ पे। तो यहाँ पर देखो आपको ये देखने को मिल रहा है बिटकॉइन का ग्राफ। और अगेन से अगर यहाँ पे नोटिस करो तो इस टाइम से लेकर अभी तक मार्केट जो है इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि रेंज आप देख सकते हो लगभग बोल सकते हो 22,500 से लेकर लगभग 24-24,500 के रेंज में बीटीसी है। और यहाँ पे इथेरियम देखो तो वो भी रेंज बाउंड ही मार्केट बनाकर चल रहा है, और ये अभी देख लो 1700 से प्लस में फिर से आते हुए देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो जर्मन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है नूरी, इसने फाइल किया है फॉर इंसॉल्वेंसी, मतलब कि दिवालियापन का ही एक टर्म होता है दिवाला करके। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब देखो बोला जा रहा है कि न्यूरी ने फाइल किया है इंसॉल्वेंसी के लिए, और ये कथित तौर पे चीज़ें निकल कर आ रही है कि जर्मनी का पहला फिनटेक बन चुका है जिसने इस तरह के स्टेप लिए इस चैलेंजिंग ईयर, मतलब ये जो साल रहा चुनौतीपूर्ण साल रहा इनके स्टार्टअप के लिए इस तरह की इंडस्ट्री में। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जो कस्टमर के एसेस हैं इनके प्लेटफॉर्म के सर्विसेज के लिए, और इनके जो कस्टमर्स के इनके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में जो फंड्स हैं
उस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा कंपनी ने एश्योर किया। मतलब कंपनी ने दिवालिया के लिए जिस तरह से फाइल किया है, साथ ही साथ कस्टमर को एश्योर कर दिया है कि आप जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी सर्विसेज हैं उसको एक्सेस कर पाएंगे, साथ ही साथ आपके जो फंड है वो सेफ रहेंगे, उसमें कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। इस चीज़ की इन्होंने एक तरह से आश्वासन लोगों को दी है। तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर तो अगेन से देखो बिगेस्ट मूवर जो एवेक्स है, आपको कितना तो नियर अगर बोला जा रहा है यहाँ पे सिंस मई के बाद से अपने हाईएस्ट लेवल पर देखने को मिला, और ईटीसी जो है आपको $40 के आगे मतलब या वहाँ तक जाते हुए देखने को मिला। फटाफट से नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख लो एवेक्स जो है आपको इस टाइम के बाद, जो कि ये मई का समय था, उसके बाद से यहाँ पर इसको ब्रेक करते हुए इस रेजिस्टेंस को और एक लंबा जर्नी तय करते हुए इस प्राइस तक पहुंच चुका है। और थोड़ा सा नीचे आए तो इथेरियम जो क्लासिक है उसको अगर आप देखो तो यहाँ पर $40 आप देख सकते हो, $40 के पास ये पहुंच चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो आप देखो ह्यूमन प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, तो डेवलप कर रहा है न्यू लेयर फीचरिंग, जहाँ पे ये एक नई तरह की तकनीक डेवलप कर रहा है, जहाँ पे ये क्या करेगा तो वोटिंग फीचर करेगा। POB मतलब कि यहाँ पे प्रूफ ऑफ बैलेंस देखने को मिलेगा, लिक्विडिटी देखने को मिलेगा। अब ज़्यादा यहाँ पर बात ना करके सीधे नीचे आएंगे और डिटेल पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो ह्यूमन प्रोटोकॉल, एक तो सबसे पहले देखो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि रीसेप कर रहा है, जो हम हैं इंसान जो हैं वो किस तौर पर काम करते हैं उसको ये रीसेप कर रहा है, सपोर्ट करते हुए। जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूटेड जॉब मार्केट्स हैं उनको क्या करेगा, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि विच एनी जॉब, कोई भी जॉब हो या किसी भी साइज या किसी भी प्रकार का जॉब हो, वो क्या हो सकता है तो कैन बी सिक्योरली टोकनाइज, उसको सिक्योर वे में टोकनाइज किया जा सकता है, पब्लिश किया जा सकता है और कंप्लीटेड। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखो जो ह्यूमन की टीम है, इनका नाम ही यहाँ पे है ह्यूमन प्रोटोकॉल, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर या बोल दो इनके ग्रुप का या जो भी ये काम कर रहे हैं, ये अब डेवलप कर रहे हैं एक नई ब्लॉकचेन कोऑर्डिनेशन लेयर को, जो कि एम्पावर करेगा कम्युनिटीज़ को। किस चीज़ के लिए, तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस के लिए। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जैसे आप समझ ही गए, ह्यूमन के जो कार्य क्रियाकलाप हैं उसको रिसेप करने का यहाँ पे काम ये लोग कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है जॉब वगैरह का रिलेटेड में चीज़ें। तो फ्रेंड्स बात करेंगे अब इस वाले अपडेट के ऊपर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो जुलाई की CPI रिपोर्ट है वो क्या दर्शाती है कि जो US का इन्फ्लेशन है वो क्या हो रहा है, तो कूलिंग मतलब कि कम हो रहा है, ठंडा हो रहा है। अब यह पे क्रिटिक्स जो है मतलब आलोचक जो है वो कहते हैं कि US की गवर्नमेंट की ये जो फार्मूला है, ये जो तकनीक है, वो जो वास्तविक मूल है, जो प्राइसेज है उसको कम करता है एक्चुअली में। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आफ्टर लास्ट जून इन्फ्लेशन, अगर हम लोग जून के इन्फ्लेशन के बाद की बात करें तो जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, जिसने इंडिकेट किया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्टेड, जो कि 9.1% ईयर ओवर ईयर हो चुका था इंक्रीजमेंट। लेकिन अब जो जुलाई का CPI डाटा आया है उसने क्या दिखाया है, तो जो ईयर ओवर ईयर इंक्रीज थी 9.1% जून के डाटा के अकॉर्डिंग तक, वो हो चुके 8.5%, मतलब जो कि पहले से घट गया है। तो अब यहाँ पे इकोनॉमिस्ट ने बोला है किसको, तो मीडिया पब्लिकेशंस को, कि यहाँ पर जो जुलाई के CPI डाटा है वुड प्रिंट 8.7%। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि इसको 8.7% प्रिंट करना चाहिए था। और साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जुलाई का जो कोर CPI द गवर्नमेंट ब्रॉडेस्ट मेजर ऑफ इन्फ्लेशन रिमेंड द सेम एज जून। अब यहाँ पे इनका मानना है कि जो यहाँ पर ये इन्फ्लेशन वगैरह का जो रेट आया है निकल कर, ये कुछ बदलाव नहीं हुआ है, और जो जुलाई का कोर CPI है उसको आप जो जून की डाटा थी उससे आप सेम मान सकते हो। और दूसरे शब्दों में वहाँ पर इन्होंने ये भी बोला कि चलो इनकी जो ये स्ट्रेटजी है, जो फार्मूला है, कुछ हद तक जो एक्चुअल प्राइस है उसको कम करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर एक ट्वीट है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको चीज़ों को समझने में, थोड़ा सा टाइम देकर समझ सकते हो। बाकी चीज़ें यही थी कि जो जून की अपडेट थी 9.1% ईयर ओवर ईयर इनका इंक्रीजमेंट था, इन्फ्लेशन रेट था CPI का, और अब जो जुलाई का है वो 8.5 यहाँ पर रिपोर्ट में आया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो बोला जा रहा है जो एलन मस्क है उन्होंने क्या किया है, जो टेस्ला के शेयर हैं लगभग $7 बिलियन में उन्होंने बेचा है। अगर आगे देखो तो ये वाली जो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे छोड़ के डायरेक्ट हम लोग नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो फिर से वही चीज़ है कि इन्होंने लगभग $7 बिलियन मूल्य के लगभग 8 मिलियन टेस्ला शेयर बेचे हैं। मतलब 8 मिलियन टेस्ला का जो शेयर है, अगर कीमत की बात करें तो $7 बिलियन मूल्य में इन्होंने बेचा है। अब आगे बोला जा रहा है टेस्ला के CEO ने जो जोर देते हुए कहा कि टेस्ला स्टॉक की आपातकालीन बिक्री से बचना महत्वपूर्ण है। आगे देखा जाए तो उन्होंने बोला कि अगर ट्विटर उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खरीदने के लिए 44 बिलियन के सौदे को बंद करने के लिए मजबूर करता है। बस इस तरह की ही चीज़ें हैं। तो अब इसे समझने के लिए थोड़ा सा और आपको रिपोर्ट में जाना होगा और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स निकालनी होगी। जो इनका ट्विटर और इनका टेस्ला के CEO मतलब एलन मस्क के बीच में भी जो थोड़ी सी इशू चल रही है, तब जाके आपको क्लियर होगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अपने हिसाब से थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करो, बाकी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो बोला जा रहा है जो फ्रैक्शनल एनएफटी मार्केट ने क्या किया, तो लगभग अपनी वैल्यू में अगर पिछले 7 मंथ या 7 मंथ के अंदर की बात करें तो 76% अपनी वैल्यू में गिरावट इसके में आई है। जबकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि डॉज एनएफटी जो है उसने अभी भी अपना लीड जो है उसको बरकरार रखा है। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आओ तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एनएफटी कलेक्टिबल्स बिकेम पॉपुलर, द फ्रैक्शनलाइज्ड एनएफटी मार्केट ग्रू पास्ट द 200 मिलियन रेंज 7 मंथ्स एगो इन दिसंबर 2021। अब बोला जा रहा है कि जिस तरह से एनएफटी का जो मार्केट है जिस तरह से अपना पॉपुलैरिटी हासिल किया, उसी के साथ में जो फ्रैक्शनलाइज्ड एनएफटी मार्केट है वो 200 मिलियन डॉलर रेंज तक पिछले दिसंबर से 7 मंथ पहले की बात करें अगर, तो उस टाइम इनकी परफॉर्मेंस ये थी। लेकिन उसके बाद से अगर बात करें तो लगभग 7 मंथ के अंदर में इन्होंने 76% वैल्यू जो है वो खोई है। और इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो कि 200 मिलियन के रेंज में एक समय में देखने को मिली थी, और वो समय था दिसंबर 2021, अब वो आ चुकी है आपको 50 मिलियन डॉलर के आसपास में। जबकि बोला जा रहा है कि जो डॉज एनएफटी है वो इस लिस्ट में अपने आप को सबसे ऊपर रखने में कामयाब हुआ और अभी भी अपनी लीड को बरकरार रखा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो डॉज एनएफटी और फ्रैक्शनल आर्ट नीचे लिखा हुआ है, और यहाँ पे इनको देख सकते हो 1 नंबर पर यहाँ पर रखा गया है। इनकी मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है जो कि है 19.71 मिलियन डॉलर में। लिक्विडिटी वगैरह बाकी चीज़ जो भी है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स लगभग जो चीज़ें थी मैंने कवर कर दिया। आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो फटाफट से एक लाइक करो, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।